BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, अभी लैक्टेशन का चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ 3 टॉपिक्स को आज मैं बताऊंगी। पहला पॉइंट है मेडिकेशन टू द लैक्टेटिंग मदर्स। अभी मैंने ड्रग्स की पिछले क्लास में आपसे बात की थी कि लैक्टेटिंग मदर्स को ड्रग्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आज हम मेडिकेशन, पूरे मेडिकेशन के बारे में कि कौन से मेडिसिन लेने से बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। दूसरा जो पार्ट होगा वो है एक्सप्रेस्ड मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन फेज। तीसरा पार्ट है एक्सरसाइजेस फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। लैक्टेटिंग मदर्स को कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, मेडिकेशन टू द लैक्टेटिंग मदर्स। ऑल ड्रग्स taken by the mothers will be expressed in breast milk in low concentration up to the less than 1%. ऐसी स्टडीज़ ने ये बात शो की है कि बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं, ज़्यादातर मेडिसिन्स माँ के द्वारा जो ली जाती हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में निश्चित रूप से उनकी कुछ ना कुछ मात्रा प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन की मात्रा केवल 1% ही या उससे भी कम माँ के दूध में पाई जाती है। लेकिन कुछ एक मेडिसिन हैं जिनको मैं इस चार्ट के द्वारा आपको समझाने जा रही हूँ कि इफेक्ट ऑफ मेडिसिन टेकन ड्यूरिंग लैक्टेशन ऑन इन्फेंट। जो मेडिसिन माँ के द्वारा लैक्टेशन फेज़ में ली जाती हैं उनका इन्फेंट्स के ऊपर क्या असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटी कैंसर ड्रग्स, जो कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्रग्स यदि माँ लेती है तो इससे इम्यूनो सप्रेशन इन इन्फेंट्स, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम, रोग रोधक क्षमता प्रभावित होती है। एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स मतलब जो महिलाएं थायराइड की ड्रग्स लेती हैं लैक्टेशन फेज़ में, तो उससे क्या इन्फेंट्स पे असर होता है, डैमेज टू थायराइड ग्लैंड्स ऑफ इन्फेंट्स, इन्फेंट्स की थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है। ओरल पिल्स, निकोटिन, ओरल पिल्स आप सबको अभी मैंने पिछले क्लास में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, माला डी, माला एन, जो फैमिली प्लानिंग के लिए लोग, फैमिली प्लानिंग करने के लिए जो महिलाएं गोलियां खाती हैं, लैक्टेशन फेज़ में भी ये यदि लगातार खाती रहती हैं तो इसका बड़ा बुरा प्रभाव लैक्टेशन पर पड़ता है। और निकोटिन, निकोटिन जो कि ज़्यादातर दवाइयों में निकोटिन पाया जाता है, ये ड्रग्स में होता है और इसके साथ ही साथ ये नशे की दवाओं में होता है। प्लस ये हमारी चाय में भी बहुत ज़्यादा निकोटिन पाया जाता है। और यही चाय की बात आई तो मैं आपको कॉफ़ी बता दूं, कॉफ़ी या कैफ़ीन जो है वो भी लैक्टेशन पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो कैफ़ीन जो कि हम चॉकलेट के माध्यम से महिलाएं लेती हैं या कॉफ़ी के रूप में लेती हैं, उन्हें भी निश्चित रूप से इसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका भी लैक्टेशन के ऊपर बहुत बुरा असर इन्फेंट्स में पड़ता है। बच्चों को पूरी मात्रा में दूध प्राप्त नहीं हो पाता जितना उन्हें लेना है। लैक्सेटिव्स वो होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को या पेट साफ करने के लिए दवा के तौर पे माताएं लेती हैं लैक्टेशन टाइम में। तो इसका बच्चों में डायरिया इन इन्फेंट्स, बच्चों में डायरिया होने लगता है। इसलिए माताओं को लैक्सेटिव्स नहीं लेने चाहिए, बल्कि हाई फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आहार में इनका सेवन बढ़ा देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, साबुत अनाज और मिक्स पल्सेस दालें, छिलके वाली दालें, इनका प्रयोग करें तो उन्हें लैक्सेटिव्स लेने की आवश्यकता नहीं होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और लगातार उनका पेट साफ होता रहेगा। अगर वो लैक्सेटिव लेती हैं तो बच्चों में डायरिया होने लगता है। एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं आमतौर पे डॉक्टर भी लिख देते हैं,
और लैक्टेशन फ़ेज़ में महिलाएं अपने मन से भी लेने लग जाती हैं, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स बच्चों में हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स का मतलब डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, नौजिया, ये बच्चों में लगातार बना रहता है। इसलिए माताओं को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट आज के लेक्चर का मैंने आपको बताया, मेडिकेशन टू द लैक्टेटिंग मदर्स। अब दूसरा जो पार्ट है वो है एक्सप्रेस्ड मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन। बेटा, बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब माँ बच्चे को अपने ब्रेस्ट से दूध नहीं पिला पाती। जैसे बच्चा बहुत कमज़ोर हो, कम वज़न का पैदा हुआ और कम समय का ही पैदा हुआ हो, समय से पहले पैदा हो गया हो, तो ऐसे बच्चे में सक्लिंग रिफ्लेक्सेस नहीं होते, बच्चा सक नहीं कर पाता, तो माँ को अपने ब्रेस्ट से मिल्क निकालना पड़ता है। तो और या फिर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी माँ को अपने काम पर वापस जाना होता है। नौकरी करने वाली माँ है तो वो नौकरी पे चली जाती है। ऐसी कंडीशन में जो एक्सप्रेस्ड मिल्क होता है वही बच्चे के लिए काम आता है। तो ब्रेस्ट मिल्क नीड टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन द इन्फेंट इज नॉट एबल सक और मदर स्टार्ट्स वर्किंग आउटसाइड द हाउस। मतलब ब्रेस्ट मिल्क माँ को यदि कई ऐसी कंडीशंस हैं जब माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रही है या बच्चा दूध पीने में असमर्थ है, माँ भी तो नहीं पिला पाती, कभी कभी माँ बीमार रहती है, या इनगॉर्ज निपल होती हैं, मुड़ी हुई निपल होती हैं, या इन्वर्टेड निपल्स होती हैं, या उन निपल्स पे घाव होते हैं, तो माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पाती। ऐसी कंडीशन में माँ को एक्सप्रेस्ड मिल्क, मतलब माँ को अपना मिल्क निकाल करके ब्रेस्ट से तब बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क नीड टू बी एक्सप्रेस्ड व्हेन द इन्फेंट इज़ नॉट एबल सक और मदर स्टार्ट वर्किंग आउटसाइड द हाउस। या तो माँ नहीं दे पा रही है और या फिर वो बहुत जल्दी ही उसने घर से बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसे एक्सप्रेस्ड मिल्क देने की आवश्यकता है। तो मदर शुड वॉश हर हैंड्स। एक्सप्रेस्ड मतलब ब्रेस्ट से निकालने से पहले माँ को अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। बिफोर हैंडलिंग द मिल्क, जब वो मिल्क को छूने जा रही है, मिल्क को टच में लाएगी, तो उसके हाथ पूरी तरह साफ़ होने चाहिए। पंप, जिस पंप के द्वारा वो निकालेगी वो पंप पूरी तरह साफ़ होना चाहिए। जिस बॉटल में निकालेगी वो बॉटल प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। मिल्क शुड बी फ्रोज़न इन प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर इट। बहुत सारे बैग्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फ्रिज में प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जिसमें मिल्क को निकाल करके स्टोर प्रॉपरली फ्रिज में किया जा सकता है। आजकल तो मिल्क बैंक स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ब्लड बैंक होते हैं वैसे ही मिल्क बैंक होते हैं। जो माताएं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और बच्चे को दूध की आवश्यकता है, तो मिल्क बैंक से मिल्क लिया जा सकता है। तो इस तरह के प्लास्टिक स्टोरेज बैग्स जो हैं वो प्रॉपरली डिज़ाइन किए जाते हैं जिनसे मिल्क लिया जा सकता है। फ्रीजिंग मिल्क इन 60 to 120 ml क्वांटिटीज़ रिड्यूस वेस्ट एंड अलाउज फॉर द थ्रोइंग मोर क्विकली देन लार्जर वॉल्यूम्स। कह रहे हैं कि जो फ्रिज में मिल्क लिया जाए, वो स्टडीज़ ये कहती हैं केवल 60 से लेकर 120 ml तक की क्वांटिटी का मिल्क ही खाली स्टोर करना चाहिए ताकि वेस्टेज ना हो सके और सारा का सारा जल्दी से जल्दी यूज़ किया जा सके। अगर अधिक मात्रा में मिल्क स्टोर कर दिया जाएगा तो वो मिल्क वेस्ट हो जाएगा। तीसरा जो स्टूडेंट्स टॉपिक आज बताने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइजेस फॉर लैक्टेटिंग मदर। द ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर्स को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स उनके ब्रेस्ट फीडिंग पे पड़ते हैं। लेकिन वो कब करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, ये बहुत ही जानने की ज़रूरत है आप सबको। The breastfeeding mothers can do exercise a few weeks after postpartum when lactation is well established. जब पोस्टपार्टम का मतलब समझ रहे हैं, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के तुरंत बाद माँ को कभी भी एक्सरसाइजेस नहीं शुरू करनी चाहिए।
कुछ दिन बीत जाएं, कुछ हफ्ते बीत जाएं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जब प्रॉपरली एकदम बहुत अच्छी तरह से ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है माँ के ब्रेस्ट से और बच्चा अच्छी तरह पी रहा है, तो माँ को निश्चित रूप से हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज शुरू कर देनी चाहिए। शी कैन डू एरोबिक एक्सरसाइज, जो हल्की एक्सरसाइज होती हैं जिसमें श्वास का आना और श्वास का बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शी कैन डू एरोबिक एक्सरसाइज एट 60 to 70% ऑफ मैक्सिमल हार्ट रेट विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन लैक्टेशन। कह रहे हैं कि शी कैन डू एरोबिक एक्सरसाइजेज करीब 60 से लेकर 70% तक माँ को ऐसी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिससे उनके किसी भी प्रकार का उनके लैक्टेशन पे बुरा असर ना पड़े और उनकी बॉडी या उनकी हार्ट रेट नॉर्मल बनी रहे। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मदर्स कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। एक्सरसाइज से बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि माँ के जो कार्डियोवैस्कुलर, जो हृदय से संबंधित फिटनेस है, वो बराबर बनी रहती है। इसके लिए उसको सारे प्राणायाम करने चाहिए, सारे ऑर्गन्स को अच्छी तरह से हाथ पैर उंगलियों को चलाना चाहिए, पूरे ऑर्गन्स को खोलना चाहिए। इसमें वो जो अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम हैं, कपालभाति है, भ्रामरिक है, जिसमें वो मेडिटेशन कर सकती है, ऐसी एक्सरसाइजेज उसको करनी चाहिए जिससे उसकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इम्प्रूव होगी। मतलब अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। हाउएवर जो स्ट्रेन वाली एक्सरसाइज हैं, जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज इज़ नॉट रिकमेंडेड। बहुत स्ट्रेन लेने वाली मतलब शीर्षासन और इस तरह की जो प्राणायाम हैं, इस तरह के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो मैंने आज आपको इस टॉपिक के अंतर्गत 3 बातें बताई हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो मेडिसिन्स या ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि माँ किस तरह से अपने मिल्क को एक्सप्रेस करके या स्क्वीज़ करके ब्रेस्ट से निकाल के फ्रिज में स्टोर कर सकती है और किन कंडीशंस में कर सकती है और कितनी मात्रा में करना चाहिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कब शुरू करनी चाहिए, कितने परसेंट करनी चाहिए, इससे कितने परसेंट उसकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बरकरार रह सकती है, और कौन सी जो स्ट्रेन युक्त जो बहुत कठिन एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें पावर बॉडी की बहुत ज़्यादा लगती है, उन्हें माँ को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।